All right, guys, this is Satish, and today we are going to talk about the newly released movie called Blackout, जो कि बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसे शुरू करने से पहले एक बहुत ही प्यारी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज से अगर 10-15 साल पहले के एरा को देखा जाए तो उन दिनों में ढोल, धमाल, गोलमाल जैसी कॉमेडी मूवीज आया करती थी, मगर इन्हीं कुछ सालों में अगर 2020 से लेकर 2024 को काउंट किया जाए तो ऐसी कॉमेडी मूवीज बनना थोड़ी सी कम हो चुकी थी, और उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए ये मूवी आ चुकी है एक दमदार कॉमेडी सेगमेंट लेकर हमारे पास में, जिसके अंदर एक्शन, थ्रिल, ड्रामा, सस्पेंस, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ भर भर कर देखने को मिलेगा। और अब जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में शाम के 7:52 पर कुछ मास्क पहने चोर पुणे के कोरे गांव में स्थित रांका ज्वेलर्स पर चोरी करने के लिए पहुंचते हैं। मैं खुद भी पुणे से ही था, 5 साल मेरे वहीं निकले हैं, इसलिए ईच एंड एवरी इंसिडेंस जिस प्लेस पर होगा मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा, तो मूवी और भी ज्यादा एंगेजिंग हो जाएगी। तो इन लोगों का प्लान ये था कि बम लगाकर सबसे पहले तो वहां के ताले को तोड़ देना, और उसके बाद जितना भी सोना मिले, ज्वेलरी मिले, पैसा मिले, उसे ले करके वहां से भाग जाना। इन बिटवीन सीन शिफ्ट होता है कहानी के मेन लीड कैरेक्टर लैनी डिसूजा पर, जो कि पेशे से एक जर्नलिस्ट होता है, और इस वक्त वो अपने घर पर आया होता है पूरा काम करने के बाद में। और यहाँ पर हम उसकी वाइफ रोशनी डिसूजा को भी देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अच्छे मूड में नहीं थी, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, घर का काम करके थक चुकी थी। मगर लैनी कहता है कि यार कुछ एंगेजिंग काम हो जाए, तो मतलब वो तो एक तरीके से वो उसे सेड्यूस कर रहा था, गाने वाने चला करके उसे कहता है कि चलो आज थोड़ा धमाल मचाया जाए। इन बिटवीन जब वो नहाने के लिए पहुंचता है तो लाइट चली जाती है। अब बेसिकली ये वो सीन था जहां पर सारे चोर मिलकर रांका ज्वेलरी शॉप में चोरी कर रहे थे, और उन्होंने ही पूरे शहर की लाइट बंद कर दी थी। अब यहाँ पर उसे घर में कुछ गिरने की आवाज आती है। इनफैक्ट वो रोशनी से पूछता भी है, तो रोशनी कहती है कि नहीं, मेरी चटनी गिर गई, खाने के लिए अब कुछ है नहीं डार्लिंग, तो क्या तुम मार्केट से जाकर अंडा पाव लेकर आ सकते हो। एंड देन कपड़े वपड़े पहन करके लेनी जी पहुंच जाते हैं अपने कार में नीचे मार्केट से अंडा पाव लाने के लिए। मगर तभी उसे रास्ते में अपना दोस्त रवि सक्सेना मिलता है, जो कि चलते वक्त थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था। तो लैनी कहता है भाई तुझे क्या हुआ, जिस पर रवि कहता है कि यार मैं थोड़ा गिर गया था, पैर में लग गई, हॉस्पिटल भी गया था, पापा की रिपोर्ट लेने के लिए, बीमार से चल रहे हैं। और अब क्योंकि पुराने दोस्त होते हैं तो लैनी उसे अपने कार में बैठा करके उसे उसके घर छोड़कर आता है। इन बिटवीन उसका ध्यान ही नहीं रहता है कि उसे अपने घर पर अंडा पाव भी लेकर जाना था, और तभी वो अपनी गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है। तभी उन चोरों से भरी बस उसकी कार से टकरा जाती है, और उस बस का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होता है। जब लैनी मौका वारदात पर पहुंचता है तो देख पाता है कि इन चोरों ने एक बहुत बड़ी चोरी करी थी, ढेर सारा सोना, ज्वेलरी वगैरह पड़ा था। मगर एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि अब उसमें कोई भी जान से नहीं बचा था, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग मारे जा चुके थे। और यहाँ पर तो अब उसने इतना सारा पैसा और सोना देखकर ख्याली पुलाव बनाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद वो रियलिटी में आता है और उन पैसों से भरा बॉक्स लेकर अपनी गाड़ी में डालकर वहां से जाने लगता है, और रास्ते में खूब गाने वाने बजाता है, एंजॉय करता है, क्योंकि उसके हाथ तो इतना सारा माल लग चुका था। कि तभी गलती से उसका फोन बजता है। जैसे उसका ध्यान फोन पर जाता है और सामने आया शख्स उसकी गाड़ी से ठुक जाता है और वहीं पर मारा जाता है। लैनी उतरकर देखता है कि यार ये क्या हो गया, अभी तक तो दुनिया में खुशी आई भी नहीं थी और न जाने ये क्या हादसा हो गया। कि तभी वहां पर एक बेवड़िया पहुंच जाता है और कहता है कि तूने इसे ठोका है, मैंने तुझे देखा है, और अब पुलिस तुझे ठोकेगी। खैर अब तो यहाँ पर इनकी बातचीत के चलते और भी लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये तूने क्या कर दिया, एक राह चलते इंसान को ठोक दिया। जिस पर लैनी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इन्हें लगी है तो हॉस्पिटल भी मैं ही ले जाऊंगा। लेकिन बेवड़िए को मालूम चल चुका था कि आदमी मर चुका है, सांसें नहीं चल रही है, तो अब तो पुलिस तक खबर पहुंचानी होगी। जिस पर लैनी कहता है कि अरे भाई सॉरी, कोई बात नहीं यार, तू गाड़ी में आकर के बैठ जा, अगर तुझे कुछ चाहिए लाइक पैसे वैसे या कुछ मुंह बंद रखने के लिए रिश्वत, तो मैं तुझे दे दूंगा। जिस पर बेवड़िया कहता है कि मैं लूंगा तुझसे 50,000 विथ 2 सिंगल मॉल्ट विस्की की बोतल। तो लैनी कहता है कि मैं तुझे दूंगा 2.5 लाख रुपए, 1 लाख इसके यहाँ से सेटलमेंट का, 1 लाख तेरा मुंह बंद रखने का, और 50,000 तेरी बेकार की शायरी बंद करने का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शायरी कर रहा होता है। ये भाई साहब है हमारे सुनील ग्रोवर। पता नहीं क्यों उस मूवी के अंदर मुझे दूर से ना शाहरुख खान सा लग रहा था। खैर आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर इनके बीच में कॉमेडी वगैरह भी चलती रहती है। तो बेवड़िया बताता है कि पास ही में कब्रिस्तान है, चुपचाप जाकर इस बॉडी को दफना देंगे, किसी को कानो कान खबर ही नहीं होगी।
मगर जिस रोड से निकल रहे थे ये था अपना शिवाजी नगर, और इसी बीच यहाँ पर पाटिल साहब इनको रोक लेते हैं। अब यहाँ से कहानी शाम के 5:43 पर शिफ्ट होती है। तो बेसिकली हमारे ये जो जर्नलिस्ट साहब हैं ये स्टिंग ऑपरेशन करना चाहते थे पाटिल साहब का, और इन्हें आकर के एक आइडिया देते हैं कि मेरी कंपनी वर्ल्ड क्लास बुलेट प्रूफ जैकेट बनाती है, अगर आप गवर्नमेंट से बोल करके एक बड़ा टेंडर मेरे लिए निकलवा देते हैं तो ऊपर से 10% में आपको कमीशन दे दूंगा। तो पाटिल साहब कहते हैं कि मेरे को 15 चाहिए। और अब जैसा कि शाम ही को इनके बीच में डील हुई थी तो ये लोग हंसने वगैरह लगते हैं कि तभी पाटिल साहब पूछ लेते कि क्या तुम्हारी गाड़ी में कोई बम, गोला, बारूद, गन ऐसा कुछ है तो नहीं। लेकिन बेवड़िया बोल पड़ता है कि लाश है। बड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो चुकी थी, लेकिन सब हंसने लगते हैं। तो पाटिल साहिब को भी लगता है कि हाँ यार ये तो मजाक कर रहे होंगे, बहुत बड़े आदमी है। तो वो लैनी को यहाँ से जाने देता है। और जैसे ही अब ये लोग कब्रिस्तान पहुंचते हैं और इस लाश को ठिकाने लगाने वाले होते हैं कि तभी ठीक ठाक यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब अगर आप लोग इनको जानते होगे तो ये भी पुणे के यूट्यूबर ही हैं मेरी तरह। अभी लास्ट हुए पुणे के फैन फीस्ट में हमारी मुलाकात भी हुई थी। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो व्लॉगर हितेश पे उस कंप्लीट फैन फीस्ट का वीडियो डाला हुआ है, पुणे में ही हुआ था, तो जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। अब यहाँ से इनका भी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो बेसिकली सेम ही डे यानी कि आज ही के दिन ये लोग सुबह सुबह पॉकेट मार के और किसी की चेन मार के भाग रहे थे। तो जो पुलिस वाला होता है वो इनका मामा ही होता है, जो कि बोलता है कि जिसका तूने पॉकेट मारा वो मेरा ही पुलिस वाला था, और जिसकी तूने चेन मारी वो तेरी मामी यानी कि मेरी वाइफ थी। तुम लोग कब सुधरोगे? जहां पर ये दोनों कहते हैं कि मेरे टिकटॉक पे 4 मिलियन है, दूसरा बोलता है मेरा 3 मिलियन फॉलोवर है, हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। जबकि मामू बोलता है कि अब तुम वांटेड लिस्ट में आ चुके हो, अब अगर नेक्स्ट टाइम से कोई भी चोरी चकारी का काम किया ना तुम दोनों नल्लों ने तो अंदर ठोस दूंगा। और अब जैसे कि इसी पुलिस स्टेशन के अंदर लेनी पाटिल साहिब का स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए पहुंचा था और फोन का नेटवर्क नहीं मिलने की वजह से नेटवर्क ढूंढने के लिए साइड में आया था, तो ये दोनों चोर मौका पा करके लेनी के बैग में से उसका कैमरा चुरा लेते हैं। एंड देन कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर ये दोनों कहते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, लाश को डाल रहे हो, हमने तो देख लिया, हम तो जा रहे हैं पुलिस के पास में। तो बेवड़िया बोलते हैं कि ये रुक रुक रुक, भाई के पास में पैसा है, वो तुमको पैसा देगा। तो अब ये लोग भी पैसे के लालच में उसकी मदद करने के लिए इस लाश को खड्डा खोद कर जैसे ही दफनाने वाले होते हैं कि तभी लाश जाग जाती है, मतलब कि वो इंसान जिंदा था। और अब तो इन चारों की फट चुकी थी, तो ये फटी हुई के अंदर भागते वहां से, लेकिन तभी कोई अरविंद नाम का डिटेक्टिव इनकी फोटोज खींच लेता है। अब रास्ते में आगे जाते वक्त लेनी कहता है कि भाई डील हुई थी कि लाश को ठिकाने लगाना है, मगर वो तो जिंदा है, तो तुम लोग अब सबके सब यहाँ से कट लो। जिस पर अपने यूट्यूबर्स कहते हैं कि देख भाई, लाश जिंदा है इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम हुआ नहीं है, क्राइम तो हुआ है, हम लोग उसके सस्पेक्ट हैं, तेरे को पुलिस से बचना है तो पैसा तो देना पड़ेगा। इन बिटवीन लेनी के पास में उसके बॉस का फोन आता है और वो कहता है कि यार पुणे पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर एक ऑपरेशन बिगड़ गया है, फटाफट से जाकर उसकी फुटेजेस लेकर आ और देख कर आ कि क्या मैटर चल रहा है। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में एक अनीता नायक यानी कि छोटी एमएलए वगैरह होती है कोई, वो सभी को डॉक्टर्स के बारे में भड़का रही थी और पब्लिक को अपनी तरफ कर रही थी। और जैसे ही वो जर्नलिस्ट को देखती है यानी कि लेनी डिसूजा को, तो उससे अपना पास्ट याद आता है। तो बेसिकली पास्ट में एक बार क्या हुआ था, जब वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी तो लेनी यहाँ पर सरदार बनकर आया था और कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल खोलना चाहता हूँ, मगर झुग्गी झोपड़ी है आजू बाजू, तो अगर आप मेरी मदद करोगे तो बदले में मैं आपको थोड़ा बहुत कमीशन दे दूंगा। जिस पर अनीता नायक कहती है कि एक तो मेरे को उसके अंदर चाहिए प्राइवेट स्वीट विद स्विमिंग पूल, एक बढ़िया कार, 10 लाख कैश। और उसकी घूसखोरी पकड़ी जाती है, टीवी पर वो बदनाम हो जाती है और उसे अब तो उसके पद से भी हटा दिया जाता है। मगर तभी लेनी को उससे बचाने के लिए बेवड़िया बीच में आ जाता है और कहता है कि मैडम आजकल तुम्हारा पाब्लो एस्कोबार कैसे चल रहा है, तुम जो माल ड्रग्स वगैरह इधर उधर देती हो। जिस पर अनीता कहती है कि भाई तुम गलत शख्स को बोल रहे हो, तुम गलत फहमी में हो। और इसी बीच यहाँ ये दोनों चोर यानी कि ठीक ठाक वहाँ की लाइट बंद कर देते हैं और अंधेरे में खूब कूटपाट होती है और ये इनफैक्ट वहाँ के लोगों के पर्स वगैरह भी मार करके निकल जाते हैं। अब रास्ते में लेनी इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि यार ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, मुझे मरवा दिया, हर जगह से मेरी लगी पड़ी है और ऊपर से कैमरा जिसको बेचा वो तो मुझे चाहिए, नहीं तो मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। जहाँ पर ये दोनों चोर कहते हैं कि भाई कैमरा तो हमने बेच दिया। तो लेनी कहता है जहाँ बेचा मुझे वहां लेकर चलो। तो ये लोग अब पहुंच चुके होते हैं अपने शनिवार वाड़ा के यहाँ पर सैयद भाई की एक दुकान होती है, जो कि आते हैं, बुड्ढे से होते हैं, ढीले ढाले तरीके से जेब से चाबी निकालते हैं, फिर एक ताला खोलते हैं। मतलब बहुत कॉमेडी सीन होता है यहाँ पर। बेवड़िया को भी गुस्सा आ चुका था, मतलब अपने सुनील ग्रोवर को, वो तो डंडा लेके ठोकने पर तुला था। मगर लेनी कहता है भाई रुक जा, गुस्सा मुझे भी आ रहा है, मगर पहले मुझे मेरा कैमरा लेने दे, क्योंकि उसके अंदर उस पाटिल साहेब के स्टिंग ऑपरेशन का फुटेज है। और अब जैसे तैसे सैयद भाई अपनी दुकान खोल करके कैमरा उसे देते हैं, तो बदले में 10,000 का बिल थमा देते हैं। जिस पर लेनी कहता है कि भाई ये तो मेरा ही कैमरा है, मुझसे पैसा क्यों मांग रहे हो। तो दोनों चोर कहते हैं कि यार वो हमने चुराया, इनसे पैसा लिया, इनका फिर मुनाफा भी तो होना चाहिए ना। खैर यहाँ पर खूब
भसड़ मच जाती है। इनफैक्ट अब तो सैयद भाई भी यहाँ से जाने लगते हैं तो लैनी उनके पैरों में गिर जाता है, कहता है कि अभी आप मेरी घड़ी रख लो, ये भी महंगी घड़ी है, गोल्ड प्लेटेड है, मैं कल आपसे पैसे दे करके ये घड़ी वापस ले जाऊंगा और अब इसको मत बेचना। मगर जैसे ही वो अपना कैमरा खोल के चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि भैया ने तो मेमोरी कार्ड बेच दिया। अब वो यहाँ पर सैयद भाई के पीछे पड़ता है, मगर तब तक सैयद भाई निकल लिए थे। इन बिटवीन इतनी सारी मुसीबतों के बीच में अब एक मुसीबत और आ चुकी थी। सामने से मौनी रॉय यानी कि अपनी जो कि इस मूवी में श्रुति मेहरा है, वो कहती है कि मेरी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे आगे तक जरा लिफ्ट दे देंगे। अब यहाँ पर लैनी उसे लिफ्ट देना नहीं चाहता था, मगर ये दोनों ठीक ठाक कहते हैं कि आ जाओ मैडम, हम तो आपको बैठा लेंगे, गाड़ी में बहुत जगह है। और अब ऐसे करके टोटल गाड़ी में 5 लोग बैठ चुके होते हैं। अब एक तरफ तो जहाँ लैनी की फटी पड़ी थी क्योंकि गाड़ी की डिक्की में ढेर सारा हीरे जवाहरात सोना ठूसा पड़ा है और ऊपर से इतने सारे लोग भूत बन करके उसके कंधे पर बैठ चुके हैं। इन बिटवीन बेवड़िया उस पर लड़ पड़ता है और कहता है कि मुझे पैसा गया भाड़ में, पहले तो मुझे तू दारू पिला, नहीं तो मैं अभी के अभी जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। तो ये लोग पहुंच जाते हैं खराड़ी के मदिरा वाइन्स, मेरे घर के पास में ही था ये, यूएनआईटी पार्क के सामने ही है जस्ट, मतलब WTC के नीचे। तो ये लोग देख पाते हैं कि दुकान के शटर लगे हुए होते हैं, मगर ये चोर लोग उस ताले को तोड़ ताड़ के दुकान के अंदर घुस के दारू को पूरी तरीके से इधर उधर फैलाने लगते हैं, पीने लगते हैं, झरना बना करके रख देते हैं, खूब कॉमेडी वॉमेडी करते हैं। और अब क्योंकि दुकान में CCTV कैमरास लगे थे तो इनके पीछे पुलिस पड़ जाती है और पुलिस में होते हैं खुद इन ठीक ठाक के मामू। और अब तो मामू का साथी भी गन निकाल कर इनको शूट करने लगता है। लैनी की फटी बड़ी थी कि यार ये क्या हो गया, मैं तो निकला था साला अंडा पाव लाने, यहाँ तो मेरा ही अंडा बन गया। और वो कैसे तैसे गाड़ी भगाने लगता है। इनफैक्ट अब तो उसे गोली भी पड़ चुकी थी, मतलब पीछे शीशा टूट चुका था और उसे लग रहा था कि अब तो सब जेल जाएंगे और जो पैसा यानी कि सोना जवाहरात इतनी मुश्किल से मिला था वो भी पुलिस लेकर भाग जाएगी। कि तभी कहानी में आता है ट्विस्ट और अपना बेवड़िया निकालता है गोल्ड गन और ठोक देता है पुलिस को। इन बिटवीन रास्ते में उसकी मदद वही अरविंद डिटेक्टिव भी करता है जो कि पुलिस वालों को रास्ता रोक लेता है और ये लोग कैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहां से FC रोड तक पहुंचते हैं। मतलब अपने डेक्कन के पास वाला एरिया है, डेक्कन जब क्रॉस करते हैं उस ब्रिज के आगे से आता है। जो लोग पुणे में रहते होंगे उन्हें तो पता ही होगा। वेल अभी बेवड़िया तो पूरी तरीके से ठिकाने लग चुका था क्योंकि रास्ते में इतनी सारी जो उसने दारू पी ली थी वो सेट हो चुका था। तो यहाँ पर श्रुति कहती है कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से जाने दो, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो शख्स बैठा है वो कोई आम आदमी नहीं, वो है डॉन असगर। अब यहाँ से कहानी 10 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम डॉन असगर को देख पाते हैं जो कि अपनी गोल्ड गन के साथ अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया करता था। मगर उसने एक बहुत बड़ी चोरी करी थी, पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी थी, इसलिए वो इस शहर छोड़कर भाग गया था। अब यहाँ पर हम बेवड़िया यानी कि अपने सुनील ग्रोवर को देख पाते हैं जहाँ पर हमें 1 महीने पहले की स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे वो पुणे शहर में आया यानी कि अपने बस स्टैंड के वहाँ पे, और पिछले 10 सालों से जो गायब था। तो जब वो वापस से अपने घर लौटता है तो घर के बाहर चोर असगर, गद्दार असगर, बहुत सारी बातें लिखी हुई होती है। उसका घर ऑलमोस्ट जला दिया था बाकी के लोगों ने। ये घर मुझे कहीं ना कहीं खड़गवासला की याद दिला रहा है, उधर ही कहीं रहता होगा अपना असगर भाई। एंड देन वो पुणे में घूमता हुआ कभी विक्ट्री पैलेस, कभी अपने कॉफी कैफे डे, MG रोड, और यहाँ से निकलता हुआ एक बेवड़े के पास बैठकर उससे अपनी दारू देकर उसका कंबल ले लेता है और कहता है कि अब मैं वापस आ चुका हूँ, मेरा वक्त आएगा। यानी कि जो डॉनगिरी वो पहले करता था अब वापस से अपनी डॉनगिरी को फिर से वजूद में लेकर आएगा। अब यहाँ पर एक तरफ ये सारे लोग डर जाते हैं कि यार ये तो असगर है, मतलब डॉन भाई पीछे पड़ गया तो हमें तो क्या हमारी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा, तो इसको ठिकाना पहले लगाना पड़ेगा। अभी खुद तो कत्ल कर नहीं सकते थे। तो ठीक ठाक ये दोनों कहते हैं कि चलो मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो कि इस भाई को ठिकाने लगा देगा। तो ये लोग पहुंचते हैं पटाखे की फैक्ट्री में पप्पू भाई से मिलने के लिए। अब ये जो पप्पू भाई था इसका नाम है सूरज पूप्स, इसे भी आपने काफी सारी साउथ की मूवीज में भी देखा होगा। उसका कहना था कि ठीक ठाक मतलब जो तुम दोनों हो वैसे तो नल्ले निखट्टू हो, मगर आज जिस शख्स को तुम मेरे पास में लेकर आए हो ये मेरा बहुत पुराना दुश्मन था, ये लो तुम्हारे लिए पैसा, अब यहाँ से निकल लो ये 10 लाख लेकर के और इसे मेरे हवाले कर दो। इतने में ही डॉन भाई साहब मुंह धो करके होशो हवास में आ जाते हैं और कहते हैं कि साले पप्पू तेरी वजह से पुलिस मेरे पीछे पड़ी, मेरा घर जल गया, 10 साल तक मैं शहर से बाहर रहा, मेरा नामो निशान मिट गया, मेरी डॉनगिरी खत्म हो गई, तूने मेरे बिजनेस को टेक ओवर करके हर जगह पर धांधली करना शुरू कर दिया। और अब तो वो सभी को यहाँ से भेज कर कहता है कि लैनी अगले दिन न्यूज़पेपर में डाल देना कि इस शहर का डॉन असगर वापस आ चुका है। इस पर लैनी कहता है कि भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुमको जो करना है करो। अब लैनी को मौका मिला ही था कि वो अपनी कार लेकर यहाँ से भाग जाए और फिर अपने सपनों को पूरा करे, मगर इसी बीच असगर कह देता है कि गाड़ी मुझे लगेगी, तू यहाँ से पैदल भाग। अब क्योंकि उसका सपना जो इतना सारा उसने वाइफ के साथ में खर्चा पैसा शोहरत देखा था वो टूटने की कगार पर आ चुका था, तो वो भी असगर के साथ मिल जाता है और इन सभी गुंडों को खत्म करने लगता है। और अब जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा शूट आउट वगैरह हो जाता है, तो ये पटाखे की फैक्ट्री थी तो यहाँ पर धनाधन पटाखे
फूटते हैं, बहुत सारी कॉमेडी होती है, कभी किसी कहाँ फटाका फूटता है, कभी कोई कहाँ घुसता है। मगर तभी हम देख पाते हैं कि एक स्नाइपर शूटर पीछे पड़ा था लैनी के, और जैसे ही वो उसे मारने के लिए उसके सामने आता है कि तभी अरविंद आकर उसे शूट कर देता है। अब यहाँ पर कहानी अगेन ट्विस्ट लेती है। खैर ये स्नाइपर शूटर कौन है वो मैं आपको मूवी के एंड में बताऊंगा। इस वक्त अरविंद का कहना था कि आज ही के दिन मतलब कि सुबह 11:30 बजे करीब उसकी वाइफ रोशनी ने मुझे हायर किया और बताया कि वो अपने पति से यानी कि लैनी डिसूजा से तलाक लेना चाहती है क्योंकि उसका रवि के साथ में चक्कर चल रहा है। तो कैसे भी करके वो लैनी को कल्प्रिट साबित कर दे कोर्ट के सामने ताकि उन्हें जल्द से जल्द तलाक मिल जाए, और वो उसे काफी सारे पैसे भी ऑफर कर देती है। जिस पर अरविंद सोचता है कि क्या इस क्लाइंट के पास में सचमुच मुझे देने के लिए पैसे है भी या नहीं। इसलिए एक तरफ जहां वो लैनी पर नजर रखे हुए था वहीं दूसरी तरफ रोशनी पर भी नजर रखे हुए था, जहां पर उसे पता पड़ता है कि रवि जो कि उसका पड़ोसी है, बढ़िया चक्कर वक्कर चल रहा है इनका। और अब ये सारी बातें सुनकर तो लैनी की देनी हो जाती है क्योंकि एक ही रात में उससे उसका प्यार, किस्मत, नौकरी, इज्जत सब कुछ छूट गया था। और अब तो जिस गाड़ी के अंदर पैसा था ये दोनों यानी कि अरविंद और मौनी रॉय मतलब की श्रुति उस गाड़ी को लेकर के भाग जाते हैं। मगर ठीक ठाक बोलते हैं कि भाई तुमने रास्ते में 3 से 4 बार बोला था कि गाड़ी में पेट्रोल है नहीं, मतलब ये लोग तो 2 या 3 किलोमीटर ही गए होंगे, तो चलो रास्ते में भागकर इनका पीछा करते हैं। और अब ये लोग पुणे के कैंप वाले रास्ते से निकल रहे होते हैं कि तभी पीछे से भागते भगाते ये लोग भी पहुंच जाते हैं और कहते कि ये गाड़ी रोक। अब इनके बीच में खूब मराई धड़ाई होती है, मतलब बहुत सारी कॉमेडी होती है। और अब गलती से अरविंद शूट कर देता है मौनी को, वहीं ये दोनों तीनों पपलू अरविंद को शूट कर देते हैं। मतलब कुल मिलाकर के इन दोनों डिटेक्टिव्स का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। और जैसा कि गाड़ी के अंदर उसको अरविंद द्वारा चुराया गया उसका मेमोरी कार्ड भी मिल जाता है जो कि उसने सैयद भाई से खरीदा था। तो पहले तो वो जो खुद की फुटेजेस वगैरह थी यानी कि मर्डर कैसे किया वो सारी डिलीट करता है और अब असगर डॉन को भी दफनाने के लिए निकलता है। और जब अपनी डिक्की खोल करके उस सारे गोल्ड को निकालता है तो पता पड़ता है कि भैया इसमें तो माल पानी है ही नहीं, इसके अंदर तो उन चोरों की गन्स और मास्क पड़े होते हैं। अब यहाँ से कहानी वापस शुरू के अंदर शिफ्ट होती है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब ये सारे के सारे चोर रांका ज्वेलर्स को लूट करके भाग रहे थे कि तभी आपसी में इनके बीच में एक कल्प्रिट निकल जाता है जो कि इन्हीं को शूट करके सारा माल खुद हथियाना चाहता होता है। तो इनके बीच में खूब झगड़ा वगैरह होता है, मतलब ऑलमोस्ट 90% लोग इसी मार खड़ाई में ही मर चुके हैं। और जब लैनी की गाड़ी इनसे टकराती है तो वो लास्ट वाला बंदा उस टक्कर की वजह से भी बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर इनकी फूटी किस्मत, इन्हें तो लग रहा था कि माल वाल मिलेगा मगर अंदर से गन वगैरह निकलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉमेडी होती है, छैया छैया गाना आता है, ये सभी अपनी किस्मत को रोते हैं, गन खाली कर देते हैं, ढेर सारी गोलियां चलाते हैं। अब यहाँ से ये दोनों इन्फ्लुएंसर मतलब अपने यूट्यूबर भी निकल पड़ते हैं अपनी राह पर। और जैसा कि बेवड़िया ने अपने लैनी की बहुत ज्यादा हेल्प करी होती है इसलिए वो उससे दफनाने के लिए उसके घर के पास पेड़ के नीचे खड्डा खोदने लगता है। और यहाँ पर उसे वो सोना मिलता है जो कि आज से 10 साल पहले इस बेवड़िया ने इस पेड़ के नीचे छिपाया था। मगर अगेन भाई साहब अपने सपनों में खो जाते हैं। इनफैक्ट अब तो पत्नी को भी साइड कर देते हैं, सारा सोना खुद लेकर के बहुत ज्यादा अमीर हो जाना चाहता था वो। मगर इतने में ही ऊपर से कुछ बच्चे उसे इस लाश के साथ में देख लेते हैं तो बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं। मगर कैसे तैसे कार को फुल स्पीड में चलाता हुआ लैनी वहां से निकल जाता है। और जब घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ, इनफैक्ट अब तो घर में उसे रवि भी दिखाई पड़ता है। खैर लैनी को तो सारी बातें मालूम थी कि ये दोनों मुझे पागल बना रहे थे, मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती थी, ये बंदी प्यार में धोखा दिया। इस बैंचोद पुणे में सब ऐसे ही करते हैं क्या। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर थोड़ी सी बैक स्टोरी और दिखाई जाती है कि अपना लैनी पहुंचा होता है पाटिल साहिब के पास में और कहता है कि मेरे पास में तुम्हारे स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज पड़ी है जिसमें तुम 10% घूस लेने के बारे में बातचीत कर रहे हो। अगर अनीता नायक जैसे एक्सपोज नहीं होना चाहते तो मेरी मदद करो, मेरी वाइफ और उसके लवर को जेल में ठूस दो, कोई भी चार्ज वगैरह लगा दो और बाहर नहीं आने चाहिए, तो मैं तुम्हारी फुटेज को डिलीट कर दूंगा। और इस बात को सुनकर के पुलिस यहाँ पर पहुंच करके इन दोनों को उठा करके ले जाती है। और अब तो पाटिल साहिब के सामने उसने उस मेमोरी कार्ड को भी तोड़ दिया होता है। और मूवी के एंड में मस्त सारे सोने को बेड पे बिछा करके सो जाता है और बढ़िया बढ़िया सपने देखने लगता है। मगर उसे क्या पता था कि मुसीबत ने उसका पीछा अभी भी छोड़ा नहीं है। बेचारे की किस्मत मेरी तरह है, एक काम सुलझता नहीं है कि एक मुसीबत पड़ जाती है। तो बेसिकली हुआ ये होता है कि अपना असगर डॉन अभी भी मरा नहीं था, वो जिंदा होता है। और मूवी के एंड में हम ये देख पाते हैं कि एक किलर को हायर किया था अनीता नायक ने उस स्टिंग ऑपरेशन वाली जर्नलिस्ट लैनी को मरवाने के लिए। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि वो हर बार अपनी एक उंगली काट दिया करता था अगर अपने प्रोग्राम में या फिर अपने प्रोजेक्ट में असफल हो जाया करता था। तो यहाँ पर वो अपनी एक और उंगली काट देता है, यानी कि इसका मतलब है कि इसके सेकंड पार्ट में डॉन असगर, इनफैक्ट ये शार्प शूटर यानी कि कैली डोरजी, ये दोनों पीछे पड़ेंगे लेनी के और उसकी लेनी की देनी कर देंगे। और मूवी यहीं पर एंड होती है। मूवी सचमुच बहुत
बहुत ज्यादा कॉमेडी थी और काफी टाइम के बाद में इतनी प्यारी मूवी मैंने देखी। आप लोगों को भी जरूर सजेस्ट करता हूँ कि अगर फैमिली के साथ हो तो इस मूवी को जरूर देखिएगा। वेल इसी तरीके की बेहतरीन मूवीज में और भी लाता रहूंगा। अगर आपकी भी कुछ पर्सनल सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं उन मूवीज को भी आपके लिए लेकर आ सकूं। अगर वीडियो पसंद आया देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सचमुच यार ऐसी मूवीज, ऐसी एडिटिंग, ऐसी वीडियोस लाने में बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, जाते जाते बता दूं, आजकल मैं सारे के सारे कमेंटर्स को हार्ट दे रहा हूं, तो एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अगला वीडियो जल्दी आएगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।